अस्सलाम वालेकुम। मैं वसफ़न मलिक और आज आप लोगों के लिए एक नई स्टोरी लेके आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए इस चैनल के ऊपर कोई भी नई स्टोरी जो है ना वो अपलोड नहीं हो सकी और इसकी जो मेन रीज़न ये थी कि इसमें एक तो एडिटिंग की कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आती, दूसरी जो है ना कुछ और भी प्रॉब्लम जो नेट वगैरह की थी। तो स्टोरीज़ तो बहुत ज़्यादा आई हुई थी, बहुत इतनी स्टोरीज़ आई हुई है ना, मैंने मैसेजेस पढ़े हैं। तो अभी टाइम मिला तो मैंने कहा ये आपके लिए स्टोरी रिकॉर्ड कर लो। स्टोरीज़ इतनी ज़्यादा आई है कि मैंने अब जो है ना उसको मतलब नंबर भी तकरीबन पहले मेरे पास जो है ना 550 या 600 से ऊपर वॉइस मैसेजेस हो चुके जो मैंने अभी सुने, शायद 30 या 35 ही है जो साथ-साथ सुनता हूँ और वो मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। आज की स्टोरी भी इसी तरह मुल्तान से एक भाई ने भेजी है जिनका नाम है मोहम्मद याकूब। ये उनके भाई के साथ मोहम्मद याकूब के जो बड़े भाई थे जिनका नाम फ़राज़ था, उनके साथ ये वाक़या पेश आया था और वो ये बताते हैं कि ये वाक़या जो है एक उनके ख़ानदान को और उनकी अपनी फ़ैमिली को हिला देने वाला वाक़या था। ये वाक़या 2010 का है जबकि याकूब के जो बड़े भाई थे फ़राज़, वो कहते हैं कि हमारी जो मतलब याकूब के जो बड़े भाई फ़राज़ थे उनकी शादी थी। याकूब कहते हैं कि ये जिस वक़्त ये वाक़या पेश आया ना, उस टाइम कहते हैं कि वो मुल्तान का जो उन्होंने एक इलाका बताया है, उस वहाँ का उन्होंने रियल नाम लेने से मना किया, लेकिन कहते हैं कि वहाँ पे हमने जो है ना जिस घर में हम रहते थे उधर कोई मतलब वो घर भारी भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन वहाँ पे ये उनके भाई के साथ ये वाक़या पेश आया था। और एक बाज़ औक़ात वो कहते हैं कि ये 2010 की या जो है ना 9 की अखबारों में 2010 या 9 में इस तरह वो उन्होंने कहा है कि 2009 की एंड थी या 10 की शायद, इस तरह मतलब ये वाक़या जब पेश आया था तो उनकी उस वक़्त की अखबारों में भी ये वाक़या अखबारों की ज़ीनत बना था। मोहम्मद याकूब और ये फ़राज़ जो थे, ये दोनों भाई थे और 2 ही भाई थे, ना इनकी कोई बहन थी और वालिद और वालदा एक फ़ैमिली में रहते थे। तो जो बड़े भाई थे मोहम्मद फ़राज़, उनकी उस टाइम उम्र जो थी वो थी 24 साल और याकूब कहते कि मेरी उम्र जो थी उस वक़्त थी 19 साल। कहते अच्छी ख़ासी एक फ़ैमिली का ताल्लुक़ था, एक अमीर फ़ैमिली थी, पैसों वाली फ़ैमिली थी, किसी किस्म की कोई तंगी या कोई तंगदस्ती वग़ैरह नहीं थी। सब अपने कामों के अंदर मसरूफ़ थे, बिज़नेस सेट हुआ था। वो कहते हैं कि याकूब कहता है कि मैं ख़ुद जो था वो उस टाइम पढ़ रहा था, स्टडी कर रहा था। भाई जो मेरा था वो अपनी जो है ना एक बिज़नेस के थ्रू वो जो है ना काम वग़ैरह में सेट हो चुका था, तो घर वालों ने सोचा कि क्यों ना फ़राज़ की शादी कर दी जाए। फ़राज़ कहता है कि जब फ़राज़ से ये बात शादी की घर वालों ने फ़राज़ को बोला कि अब हम तुम्हारी शादी करवाना चाहते हैं, तो अगर कोई आप तुम्हारी नज़रों में है कोई लड़की जिसको तुम पसंद करते हो तो बता दो, नहीं तो हम खुद कर देते हैं। तो उस टाइम फ़राज़ ने कहा कि नहीं, जहाँ पे आप कहेंगे हम मैं वहीं पे एग्री करूँगा शादी के लिए। तो इस तरह कहते हैं कि घर वालों ने अपने ख़ानदान में लड़कियाँ देखना शुरू कर दी। तो इसी एक ख़ानदान में, एक फ़ैमिली में उनके जो अपने चाचा की जो बेटी थी उसके साथ फ़राज़ का रिश्ता हो गया। अब ये एक रस्म हुई, मंगनी की रस्म जिसको बोलते हैं, और उसके बाद 8 या 9 माह का बीच में टाइम रख दिया गया कि 8 या 9 माह के बाद जो है ना हमने शादी करनी है और रुख़्सती ले लेनी है। इस तरह वो कहते हैं कि ये टाइम चलता-चलता जो है ना एंड जनवरी में आन पहुँचा और जनवरी में शादियों की जो है ना शादी की धूम-धाम से जो है ना तैयारी शुरू होगी। याकूब कहता है कि हमारी क्योंकि फ़ैमिली बहुत एक हाई लेवल पे अमीर फ़ैमिली थी और पहले भाई की शादी थी, तो हर वो चीज़ हमने सोची, हर वो चीज़ जो एक ख़्वाहिश होती है कि हम अपने भाई की शादी पे ये करेंगे, वो सब कुछ हमने जो चीज़ें थी वो हमने सोची और उसको जो है ना अरेंज कर किया और पूरी कोशिश की अरेंज करने की। बहुत-बहुत अमीर लोग भी वो कहते जो है ना शादी में उनको इन्विटेशन भेजा गया। कहते मेहंदी वाला दिन था
तो मेहंदी की रस्म शुरू हुई और ये रस्म चलती 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 कोई रात को 12 साढ़े 12 1 बजे तक जो है ना ये रस्म चलती गई। अब जो सबसे अहम जो मसला था वो ये था कि जिस इलाके का उन्होंने बताया, वो कहते कि वो इलाका मतलब इतना जंगल भी नहीं था ना वीरान था, ठीक था। लेकिन वो कहते हैं कि वो काफ़ी लेट हो गए, तो हमारे एक रिश्तेदार थे जिनका घर वहाँ से कुछ फ़ासले पे था, तो उन्होंने ये ज़िद की कि मैंने रात को घर ही जाना है, क्योंकि कहते हैं कि मतलब सबका रहन सहन का तो इंतज़ाम बहुत अच्छा था, लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने घर जाना। लेकिन वो थोड़ी सी कहते एज में बड़े थे, तो उनको जो है ना वो कहते हैं कि मेरे भाई ने जब मेहंदी से हम सारे फारिग हो गए, तो भाई ने ही बोला कि मैं इनको छोड़ के घर में आता हूँ, आप जो है ना बाकी के काम संभालो। कहते काम सी बात ही, भाई ने बाइक निकाल कर जो है ना वो उसको छोड़ने के लिए चला गया। कहते करते करते सुबह फजर का टाइम हो गया। फजर के वक्त जब याकूब कहते हैं कि जब फराज घर आया, तो एक मतलब अजीब खोया सा था, किसी ने ध्यान नहीं दिया, खैर शादी की वजह से थक गया। तो बस सुबह बारात थी, बारात कहते हैं कि कोई आधे घंटे के फासले में जाती, तो उसका जो बारात का टाइम रखा था वो रखा हुआ था एक, मतलब 12 से 1 बजे दोपहर के वक्त हमने बारात इतने बजे लेकर जानी है। सारे रूटीन में कहते हम सो गए, घर वालों ने कहा आप आराम करो। रात के कहते काम कर करके थके हुए थे। कहते 1 बजे आँख खुली और बारात के लिए कहते कि भाई को तैयार वगैरह किया गया, और वो कहते जिस टाइम मुकम्मल तौर के ऊपर उसको दूल्हा बनाया गया, तैयार किया गया सब कुछ, तो भाई एक अजीब सी कहते कि कशमकश में था। एक होता है कि इंसान खुश होता है, लेकिन वो मेहंदी तक तो वो बहुत ज़्यादा खुश था, लेकिन जब वापस वो उस अंकल को अपने छोड़ के जब वापस आया था, तो उस वक़्त वो एक बहुत ही जो है ना अजीब सी कशमकश में और एक अजीब सी वो ना सूरत हाल में था। किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया, यही कि शादी की वजह से जो है ना उसको शायद बहुत ज़्यादा घबरा गया है या बहुत थक गया है, तो इस वजह से जो है ना वो किसी ने इतना ध्यान वगैरह नहीं दिया। खैर वो कहते हैं कि बारात चली। अब कहते हैं कि जिस वक़्त बारात वहाँ पे पहुँची और बाकायदा रुखसती हुई, रुखसती होने के बाद दुल्हन घर में आई। जब दुल्हन घर में आई, उनको रूम के अंदर कर दिया गया और सब ने छोड़ दिया, और जो है सारे अपने अपने रूम्स के अंदर आराम करने चले गए। सुबह के टाइम कोई 5 से 6 का टाइम हुआ, तो याकूब कहता है कि जो दुल्हन थी, जो उनकी भाभी थी, याकूब के जो मेरी भाभी थी, उन्होंने आकर दरवाज़ा खटखटाया सबका कि बाहर निकलो, फराज को कुछ हुआ है, फराज आंखें नहीं खोल रहा है। और जिस टाइम वो कमरे में गए, कमरे के अंदर उन्होंने जाकर जब देखा, हलाया उसको, बिल्कुल कोई होश नहीं, पानी फेंका कोई होश नहीं। डॉक्टर वगैरह को बुलाया गया था। जब डॉक्टर ने आया तो डॉक्टर ने जब चेक किया, तो डॉक्टर ने ये बात बिल्कुल क्लियर कर दी कि ये मर चुका है, इसकी डेथ हो गई है। अब ये एक ऐसा वो कहते कि शौक़ था, एक ऐसा दिला देने वाला वाक़या था कि जिसकी रात को शादी हुई, जिसकी रात को नई दुल्हन जिसके घर आई, और सुबह के वक्त वो मर चुका था। कोई यकीन करने के काबिल था। दूर दूर तक बात फैली कि फराज फना का बेटा जिसकी कल शादी थी वो मर चुका है। ये केस पुलिस तक भी गया। पुलिस ने फ़ैसला किया कि इसका पोस्टमार्टम होगा, इस तरह नहीं हो सकता, क्योंकि बिल्कुल ठीक ठाक, ना कोई बीमारी ना कुछ। अलबत्ता पुलिस ने अपना एक फोरेंसिक जो उनका तरीक़ेकार होता है उसको उन्होंने पूरा कर उनको लेकर गए उसका पोस्टमार्टम वगैरह करने के लिए, और उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया। पोस्टमार्टम में ये बात पता चली कि फराज का दिल और कलेजा अंदर है ही नहीं है।
अब ये इतना हिला देने वाली डॉक्टर्स वालों के लिए बात भी थी कि दिल और कलेजा जो होता है, लीवर जिसको बोलते हैं, वो है ही नहीं अंदर, कहाँ पे गया। और कहते हैं कि ये जिस टाइम वाक़या हुआ था तो मुल्तान के बड़ा हॉस्पिटल है एक, उधर के बड़े डॉक्टर्स, रावलपिंडी के, इस्लामाबाद के बड़े डॉक्टर्स पहुंचे थे, और ये वायदे एक ऐसा कहते कि पास पोस्टमार्टम होगा जो कि 4 से 5 दिन कहते चला था। हर डॉक्टर ने आके अपनी रिसर्च के मुताबिक किया था कि ये हो कैसे सकता है कि ना अंदर दिल था, ना कलेजा था, ना कोई कट था, लेकिन था ही नहीं अंदर। और कहते हैं यहाँ तक भी पता चला था उस पोस्टमार्टम के अंदर कि जो उनकी वेन्स जो होती है वो बिल्कुल साकत थे, वेन्स वगैरह बिल्कुल अपनी ठीक है, लेकिन जो दिल और कलेजा है, लीवर एंड हार्ट, वो उसके अंदर नहीं है। ये क़यामत खेज़ मंज़र था। फराज की जो माँ थी और फराज की जो बीवी थी वो एक किस्म की पागल हो चुकी थी, उनको कोई खाना पीना और ये चीज़ें बिल्कुल पागल हो चुकी थी, और जिस तरह किस तरह कर करना उसको दफना दिया गया। अब फ़ैसला ये हुआ, जो फराज के वालिद साहब थे, जिनका नाम उन्होंने कहा कि आप फ़र्ज़ी रखें, और उनका नाम फ़र्ज़ी उन्होंने रियाज़ बताया है कि आप रियाज़ उनका नाम रखें। रियाज़ जो थे वो एक मतलब इतने नहीं, लेकिन एक तबलीगी किस्म के आदमी थे। उनको ये चीज़ गई कि नहीं, मेरे बेटे के साथ कुछ ना कुछ हुआ है, क्या हुआ है ये अब पूछना है। लिहाजा वो अपनी तबलीग की जमात के अंदर जिस तरह किस तरह सब्र करते 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 ये वाक़या गुज़रता, 2 से 4 से 3-5 मंथ तक ये वाक़या, थोड़ा जब सब अपने होश हवास में आए और उनकी जो भाभी थी वो थोड़ी ठीक हुई, कुछ हुआ, तो मुश्तरका एक फ़ैसला हुआ कि अब इसकी इन्वेस्टिगेट खुद करनी चाहिए कि आया हुआ क्या है हमारे बेटे के साथ। तो रियाज़ साहब को किसी ने बताया कि फ़लाँ हमारे जो है ना एक अल्लाह के बहुत बड़े नेक बंदे, आप उनके पास जाए, वो आपको बताएँगे आपके बेटे का। उन तक भी ये बात पहुँची है, तो उन्होंने ख़ुद भी ये पैगाम भेजा था कि फराज के जो वालिद साहब है रियाज़, उनको ज़रा मेरे पास भेजना। तो यही बात उन तक बात पहुँची गई कि जी अब वो फैमिली सदमे से थोड़ी-सी बाहर आ चुकी है। अब जो है ना फिर एक वक़्त रखा गया, एक दिन रखा गया। अब यहाँ से कहानी का आगाज़ होता है कि हुआ क्या। तो रियाज़ जो थे वो वहाँ पर गए उनके पास, उस बंदे के पास, वो जो अल्लाह का नेक बंदा था उसके पास, और वहाँ से उन्होंने जो कहानी की वो असल कहानी थी। फराज तो अब दुनिया से जा चुका था। याकूब कहता है कि मैं अपने वालिद साहब को लेके उस बंदे के पास गया, हम वहाँ पे बैठे। वो एक दादी रेश एक नेक बुज़ुर्ग थे, काफ़ी उनकी एज थी। तो उन्होंने पहले तो बहुत दिलासा दिया, और दिलासा देने के बाद उन्होंने कहा कि अब मैं आपको बताता हूँ, मैं अपनी ताकत के ज़रिए, अपनी रूहानी क़ुव्वत के ज़रिए आपको बताता हूँ आप कि ये सब कुछ क्या मामला हुआ था, और ये किस तरह रातों रात आपका बेटा आपको छोड़ के चला गया। वो कहते हैं कि ये जो वाक़या था, कहते हैं कि ये जो वाक़या था, असल में इसकी शुरुआत मेहंदी वाले दिन हुई थी। वो कहते हैं कि जिस वक़्त आपका बेटा, मेहंदी हाथों पे उसके लगी हुई थी, ताज़ी मेहंदी, और वो कहते हैं मेहंदी जिसके हाथों पे लगी हो, मेहंदी की खुशबू जिन्नात, और जो जिन्नात में जो औरतें होती है, चुड़ैलें, डाइनें, उनको बहुत पसंद होती है। वो कहते हैं सबसे बड़ी गलती जो की थी आप लोगों ने वो ये की थी कि एक तो आपके बेटे ने मिठाई खाई हुई थी, ऊपर से ताज़ी मेहंदी लगी हुई थी, ऊपर से वो दूल्हा था, और वो उस वक्त के आखिरी पहर में रात को 1 बजे वो अपने उस चाचू को, हालांकि क्या कहते, बेशक वो वीरान जगह पे नहीं थी, लेकिन उन्होंने कहा कि फ़लाँ घर भारी था, फ़लाँ घर के आगे से जब गुज़रा था तो वहाँ पे उसने एक डायन को, एक चुड़ैल को अपनी असली हालत में देख लिया था, जो कि उसके ऊपर फ़िदा हो गई थी। और
उसने जब उसको देखा, उसने अपने असली रूप में उसको जब देखा, आपके बेटे ने उस डायन को देख लिया था, तो वो उस डायन ने सामने आकर उसको बोल दिया था कि तू अभी और इसी वक्त मेरा है। तो वो उसने उसी वक्त उसको मार दिया था और उसको ख़त्म कर दिया था। और एक तौर के ऊपर ये उस टाइम ख़त्म हो चुका था, लेकिन उनके भी कुछ कवानीन होते हैं, उनके भी कुछ कवायद होते हैं। उन्होंने कहा ये जो वाक़या था, ये जो वाक़या है, उन्होंने कहा ये असल में उस टाइम पूरा हो चुका था। उसने उस वक्त रात ही को उसको ख़त्म कर दिया था। बस एक जिस्म था, आर्ज़ी तौर के ऊपर उसने, क्योंकि उसके साथ मुकम्मल शादी करनी थी और उसके साथ मुकम्मल तौर पे उसने ताल्लुक़ बनाने थे, तो इसने अब उसके अंदर ऐसी अपनी एक क़ुव्वत के ज़रिए उसको बेदार, उसको उसके जिस्म को जान में रखा। जैसे ही वो बारात आई और वो ख़त्म, वो मर गया, उसी टाइम वो मर गया था। और उसने कहा कि एक बात और मैं आपको बता दूँ, आप समझते हैं ना कि आपका बेटा जो था वो अब मर गया, तो नहीं, अब वो डायन आपके घर में बसेरा कर चुकी है। अब वो डायन, वो जो चुड़ैल थी, वो आपकी जो बहू है उसको भी मारेगी। लेकिन मैं आपको कुछ चीज़ें, कुछ पानी भर के देता हूँ, उसका आप छिड़काव करें। उसकी ताकत इतनी ज़्यादा है कि उसको मैं कुछ अपने बस में या अपने कंट्रोल में उसको कर तो नहीं सकता, लेकिन उसकी ताकत बहुत ज़्यादा है। ये है कि वो आपके घर से कुछ फ़ासला, कुछ दूर अख्तियार करेगी। बाकी वल्ला आप किसी ऐसे बंदे को ढूँढे जो ऐसा उसको अपने कंट्रोल में कर सके। याकूब कहते हैं कि इस तरह वो हमें जब ये चीज़ पता चल गई कि वाक़ई में जो है ना ये मामला एक जो है ना बड़ा ख़तरनाक हो चुका था कि वो डायन ने हमारे भाई की तो जान ले ली, लेकिन वो हमारे घर में भी जो है ना उसने अपना डेरा बनाया हुआ है। तो वो कहते हैं कि याकूब कहते हैं कि अब क्योंकि ये बहुत ही एक खौफनाक था, तो हमारे वालिद साहब ने पहला ये फ़ैसला किया कि मुल्तान से घर बेचो, यहाँ से घर को सेल करते हैं और किसी और जगह के ऊपर चलते हैं। और जिस तरह भी करके हमने वो घर बेच दिया। लेकिन वो कहते अब बात यहाँ पे ख़त्म ना हुई। याकूब कहते हैं कि मैं एक दिन अपने कमरे में बैठ के पढ़ रहा था, वालिद साहब अपने काम पर गए हुए थे, भाभी जो कि अपने मायके चली गई थी, मायके वालों ने, क्योंकि उन्होंने मायके वालों ने अपने पास बुला लिया था। और जो माँ थी वो कहते कि अपना काम कर रही थी। तो कहते मैंने क्या देखा कि एक औरत है जो भयानक तरीन काला स्याह उसका मुंह है, और एक जिस तरह मोटी औरत नहीं होती है, मोटे जिसामत की मालिक, वो कहते इस तरह मोटी औरत है, काले स्याह बाल है उसके पाँव तक, और जिस तरह रीछ की तरह, वो कहते हैं कि पूरे उसके यहाँ तक, जिस तरह इंसान की दाढ़ी होती है, वो कहते हैं पूरे उसके इधर मुंह के ऊपर भी बाल, और उसका ये जो चेहरे के ऊपर ये जो क्लीनेस, ये नहीं, उसका यहाँ भी बाल, और औरतों की तरह उसके लंबे लंबे बाल, और उसकी जो आंखें वो बिल्कुल वाइट। और जो उसके दांत थे, वो कहते हैं कि उसके दांत इस तरह चौकोर बहुत ज़्यादा, मतलब 32 दांत होते हैं अमूमन, लेकिन वो कहते हैं कि उसके जो फ्रंट पे दांत है कोई 32-35 से भी ज़्यादा, इस तरह बहुत बड़े। और वो कहते हैं कि बहुत खौफनाक। और वो कहते हैं कि मैं जिस टाइम पा रहा था बैठ के, तो मुझे साया सा नज़र आया, तो मैंने समझा कि शायद पीछे माँ कर रही है, कोई काम कर रही है, मैंने नहीं ध्यान दिया। लेकिन जब साया मुसलसल था, कहते जिस टाइम मैंने देखा तो पीछे खड़ी हुई थी।
कहते कुछ सेकंड की बात ही, मैंने पीछे देखा, वो खड़ी हुई थी, मैंने उसका चेहरा देखा और उसका हुलिया देखा, यूं ही देखा गायब। और कहते कि मैंने वहाँ पे ज़ोर से चीख मारी, बाहर भागा और माँ ने पूछा तो ये वाक़या बताया। और फिर रात को वालिद साहब आए तो वालिद साहब को भी ये वाक़या बताया। लेकिन वालिद साहब का ये कहना था कि शायद हो सकता है कि हमने दिमाग के ऊपर इतना सवार कर लिया या इस तरह हो गया, तो खैर। लेकिन वो कहते कि एक मेरा वहम नहीं था, मैंने उस चीज़ को देखा था। अब कहते वक्त गुजरा गुजरा उस नए घर में, कुछ टाइम गुजरता गया गुजरता गया गुजरता गया, तो एक दिन कहते कि रात का टाइम था, सब सो रहे थे, वो कहते मैं भी सो रहा था। तो कहते कि सोते सोते कहते मैं मतलब जागते जागते एकदम कहते मेरी आंख लगी और मैं सो गया। तो कहते अभी कुछ ही लम्हे हुए हो गए सो जिस मेरी बिल्कुल गहरी नींद में गया हूँगा, तो किसी ऐसी चीज़ ने मुझे आके दबोचा। कहते कि मेरी आंखें तो खुल गई, लेकिन वो कहते मैं जिस्म नहीं हिला सक रहा था, ना मेरे हाथ हिले ना पाँव हिले। कहते मैंने जिस टाइम देखा अपने बिल्कुल सामने वो ही औरत खड़ी हुई, जिसके लंबे लंबे बाल थे। और कहते उससे भी हैरान कर देने वाली बात ये थी, जो कहते कि हमारे पाँव के नीचे से, वो कहता है कि मेरी ज़मीन निकल गई, कि मेरा भाई फराज जो मर चुका था उस औरत के साथ खड़ा हुआ है और उसने अपने सर के ऊपर कुल्ला पहना हुआ है। कुल्ला बोलते हैं सेहरे को, दूल्हे वाला जो जिसको वो सेहरा होता है। अच्छा, बहुत सी इसमें हम चीज़ें ऐसी बोलते हैं ना अपनी पाकिस्तानी उर्दू ज़ुबान में ना, तो बाहर के जो लोग हैं वो फिर अब उनको नहीं समझ आती है। तो वो पे अक्सर औक़ात व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे थे कि आप इस साथ बताया भी करें कि ये क्या चीज़ होती है या ये चीज़, क्योंकि उनको नहीं पता होती है, बाहर के जो मुल्क में रहते हैं। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा जो है ना उसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो वो अब ये जो मंज़र था, ये एक भयानक तरीन मंज़र था और वो हिल भी नहीं पा रहा। कहते कोशिश कर कर के कहते नहीं हिल पा रहा। उसी दौरान उसने कहा कि मेरी ज़ुबान के ऊपर ना लफ्ज़ अल्लाह निकला। एक अल्लाह की तरफ ध्यान गया, एक आयतुल कुर्सी पढ़ने की कोशिश। कहते जिससे मैंने आयतुल कुर्सी को दिल ही में पढ़ने की कोशिश की, अब मेरा कहते जिस्म हल्का-हल्का जो है ना वो हिलने की उसने कोशिश की, थोड़ा-सा जो है ना अपनी जगह पर आया। कहते फ़ौरी तौर पे मैं फिर उठा और मैंने वालिद साहब को उठाया, अपनी माँ को उठाया और बोला कि इस तरह, इस तरह, इस तरह। मैंने उसके साथ जो है ना फ़राज़ को भी देखा और इस तरह उसने पहना हुआ था ये वो। अब ये वो मंज़र था कि वालिद साहब समझ चुके थे कि नहीं, ये झूठ नहीं हो सकता है। और दूसरी बात ये है कि उस चीज़ ने हमारा यहाँ तक भी पीछा नहीं छोड़ा है। अब फ़ैसला ये हुआ कि किसी अच्छे बंदे को ढूँढो। बहुत वो कहते हैं कि हमारे वालिद साहब भागे, बहुत आगे पीछे हर जगह पे गए, कोई उनको जो है ना मतलब वो नहीं, उस कैपेबिलिटी का नहीं मिला जो उसको कंट्रोल कर सके। और उस दौरान कहते वाक़यात बढ़ने शुरू हो गए। माँ ने भी कहते अपने बेटे को देख लिया था फ़राज़ को, और उस औरत को बाप ने भी देख लिया था। कहते आहिस्ता-आहिस्ता करते कहते कि 2015 में एक हमें इसी तरह एक बंदा मिला। वो भी कहते हैं कि एक फ़कीर था। एक दिन हमारे घर में मतलब दरवाज़ा खड़का, तो जिस तरह माँगने वाले होते तो उसने कोई चीज़ माँगी। यूँ ही मेरी माँ ने दरवाज़ा खोला तो साथ ही एकदम उसने बोला जो है ना मेरी माँ को कि मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा अंदर किस तरह आ सकते हो, आप कोई भी नहीं। तो उसने कहा नहीं मैं अंदर आ सकता हूँ। तो कहते साथ ही जो है ना जो है ना याकूब कहता है मुझे आवाज़ दी गई। माँ ने आवाज़ दी, कहते मैं जिस तरह बाहर गया तो उस फ़कीर ने मुझे कहा बेटा मैं अंदर आ सकता हूँ? उसने कहा क्यों? उसने कहा मैं अंदर आ सकता हूँ, इस घर के ऊपर डायन। तो जब उसने बोला कि इस घर के ऊपर डायन है, इस घर के ऊपर साया है, तो फिर कहते कि माँ ने भी और मैंने कहा जी आप अंदर आए। तो कहते वो जब अंदर गया उसने कहा कि मैं बाहर खड़ा हुआ था तो मैंने उस चीज़ को कुछ महसूस कर लिया था, तो मैंने तब अब मैं आपसे अंदर आने की इजाज़त माँग रहा था। वो जिस तरह ही अंदर एंटर हुआ कहते वो चलता पूरे घर में चला, आगे पीछे कमरों में गया। तो उसने कहा कि तुम्हारे जो है ना यहाँ पे बहुत भयानक डायन है और जो है ना वो इसका बसेरा है यहाँ का तुम्हारे साथ। उसने कहा जी। फिर कहते हैं कि याकूब कहते हैं मेरी माँ ने सारी कहानी रो रो कर बताई कि इस तरह मेरा बेटा था, इस तरह उसकी शादी हुई, इस तरह वो शादी की पहली रात मर गया था, उस डायन ने मार दिया था। उसने कहा कि ठीक है, कल अपने शौहर को लेकर
अपने बेटे को लेके और तुम तीनों ने फ़लाँ एक दरबार है उस जगह के ऊपर आना, मैं तुम्हें वहाँ पे मिलूँगा, वहाँ पे मैं इसको बुलाऊँगा, इसको वहाँ पे हाज़िर करूँगा और वहाँ पे सारी से बातचीत होगी। इसी तरह हुआ। वो कहते हैं कि जो है ना अगले दिन हम तीनों उस दरबार के ऊपर पहुँचे और एक जगह बनी हुई थी जहाँ पे वो फ़कीर मौजूद था। वो कोई बुज़ुर्ग नहीं था, ना वो जवान था, लेकिन उसकी एक एज ऐसी थी कि मतलब कोई वो कहते हैं कि 41-42 साल का वो एक बंदा था, लेकिन उसका एक हौलिया फ़कीरों की तरह था। तो वो उसने वहाँ पे हमें बिठाया और उसने जो है ना वहाँ बिठाकर हमें, और पानी कुछ था और अगरबत्तियाँ थी और कुछ चीज़ें थी, उसने वहाँ पे रोशन की, जलाई। जलाने के बाद अब उसने कहा कि जो है ना अब आप लोग यहाँ पे बैठो और अब आप लोगों ने घबराना नहीं है, आप लोग यहाँ पे बैठो। कहते कुछ पढ़ता रहा, कुछ पढ़ता रहा, पढ़ता रहा, पढ़ के कहते फ़ौरी तौर के ऊपर उसने क्या देखा, कहते हमने भी देखा कि एक धुएँ का, जिस तरह धुआँ नहीं होता गोल, जब तूफ़ान आता है तो उसके अंदर मिट्टी का गोल चक्कर इस तरह काटता है, इस तरह एक चक्कर सा आया, काला स्याह धुआँ इस तरह गोल घूमता रहा, घूमता रहा। शदीद तरीन वो कहते काला स्याह धुआँ था वो। और वो घूमता रहा, घूमता रहा, घूमता रहा, और कुछ वो पढ़ के कुछ थोड़ी देर के बाद वो धुआँ अपनी जो है लेवल के ऊपर आके उस जगह के ऊपर इस तरह खड़ा ठहर गया, लेकिन उसके अंदर कुछ नज़र नहीं आ रहा। जब उसने ठहर गया तो उस फ़कीर ने कहा, हाँ बोल, तू क्या चाहती है? तो उसके अंदर से गुर्राने की आवाज़ आ रही थी, जिस तरह कोई बिल्ली या कुत्ता या शेर गुर्राता है, उससे भी खौफ़नाक। उसने कहा, बोल तू क्या चाहती है? तूने इनका बेटा मार दिया है, अब बोल क्या तूने लेना है? वो नहीं बोली। उसने कहा, मैं तुझे से फिर पूछ रहा हूँ, मुझे बता तू क्या चाहती है? तूने इनके बेटे को भी मार दिया है, मुझे बता तूने क्या लेना है, क्या चाहती है? इनका क्यों नहीं तू पीछा छोड़ रही है? फिर भी वो चुप रही। तो कहते उसी दौरान एक पानी का छींटा उस फ़कीर ने उस धुएँ के ऊपर यूँ ही फेंका तो उसके बीच में से एक ऐसी भयानक चीख निकली, कहते हैं कि जो कानों को फाड़ देने के लिए काफ़ी थी। बहुत भयानक चीख निकली और साथ ही आवाज़ आई उसके अंदर से, एक मोटी औरत की आवाज़ कि हाँ, मैं बताती हूँ। उसने कहा, देखिए अभी मैंने कुछ भी तेरे साथ नहीं किया है, मैं इससे भी भयानक कर सकता हूँ, मुझे बता तू क्या चाहती है? उसने कहा कि मैं इन सब को मारना चाहती हूँ। उसने फ़कीर ने बोला, तू क्यों मारना चाहती है? तुझे तो, तूने तो उनका जवान बेटा तूने ले लिया, तो और तू उनको क्यों मारना चाहती है? तेरी क्या दुश्मनी है? इन्होंने क्या तेरा बिगाड़ा है? बल्कि तूने इनका बिगाड़ा है, तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। उसने कहा, नहीं, मैं इनको मारूंगी, मैंने इनको मारना है। उन्होंने कहा, क्यों मारना है तूने? तो आगे से एक मुस्कुराई ऊंची आवाज़ में, और उसने फ़कीर को कहा कि अगर तू मुझे मार देगा, तू क्या समझता है कि मेरा जो ख़ानदान है वो तुझे छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। कहते फ़कीर ने उस टाइम दो अल्फाज उसको बोले कि मुझे कोई परवाह नहीं है कि तेरा ख़ानदान मुझे क्या करेगा, तुझे मैंने नहीं छोड़ना है। और कहते उसने पानी का एक गिलास उठाया और उसके ऊपर यूँ ही फेंका तो एक आग लगी, और ऐसी भयानक आग लगी कि उसके बीच में से वो कहते कि खून के छींटे, पता नहीं क्या गंदी वो कहते बदबू, गंदी स्मेल उसके अंदर से आना शुरू हुई, और चीख पुकार। और उसने कहा कि इसको मैंने ख़त्म कर दिया, इसको मैंने मार दिया। और अब ये आप लोगों के कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती, ख़त्म हो चुकी है। और आप बेफ़िक्र, इसका ख़ानदान कोई कुछ भी नहीं कर सकता, ये इसकी तरफ से एक धमकी थी। ये एक छोटी सी स्टोरी थी, इतनी बड़ी स्टोरी नहीं है, लेकिन याकूब कहते हैं कि ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा वाक़या था कि जिसको हम आज भी याद करते हैं, काँप उठते हैं। ना वो कहते हैं कि हमारी इनके साथ दुश्मनी थी, जिन्नात के साथ, ना एक आज़ी, वो कहते हैं कि वो बयान मतलब एक जो है ना कि कोई जंगल भी नहीं था, एक रोड थी जिस घर का उस पहले बुज़ुर्ग ने ज़िक्र किया था। वो कहते हैं कि वो घर बिल्कुल इसी तरह था कि 2 प्लाज़े थे, उसके दरमियान एक घर बना हुआ था। बहुत मशहूर थे, आज भी वो घर मौजूद है। अभी भी वो हॉन्टेड है। कहते हैं कि वहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम्स ने आके इन्वेस्टिगेट भी किया और उन्होंने बहुत कुछ वहाँ पे रिकॉर्ड किया है। लेकिन कहते हैं कि
सबसे बड़ा मसला है कि वहाँ की लोकेशंस हम आपको नहीं बता सकते क्योंकि वहाँ ये अलाउ नहीं है। बस कुदरती तौर पे उसने जो है ना उस चीज़ ने उसको मार दिया था और कहते इस तरह हमारा भाई भी हमारे से चला गया। और कहते हैं कि आज भी हम इस वाक़े को कहते माँ हमारी आज भी इस वाक़े को याद करके रोती है। लेकिन वो कहते हैं कि हमने उस फ़कीर से एक बात पूछी थी कि मैंने जिस टाइम वो कहते हैं कि याकूब कहते हैं कि मेरे साथ जब ये मामला हुआ था ना उस चीज़ ने आके मेरा गला ये दबाया था और मेरा जिस्म साकित हुआ था, तो मैंने अपने भाई को देखा था तो वो क्या था? तो उस फ़कीर ने ये बात बोली थी, उसने कहा है कि आपका जो भाई था वो मर चुका है। जो रूह होती है इंसान की वो आलम बरज़ख के अंदर चली गई है। भाई आपका ज़मीन के अंदर चला गया है और रूह जो है उसकी वो आलम बरज़ख के अंदर चली गई है। इंसान का जो हमज़ाद होता है, जो इंसान के साथ पैदा होता है, उसी की शक्ल का, वही लिबास, वही काम, वो भटक रहा था। असल में जो उस चुड़ैल ने जो चुड़ैल के साथ था वो आपके भाई का हमज़ाद था, जो कि उसको क्योंकि मारा गया था तो इस वजह से वो इस तरह आपके सामने आया और उस चुड़ैल ने उसको अपने काबू में पकड़ा हुआ था। फिर उन्होंने कहा कि अब आप इस चीज़ को इस तरह फॉलो करें। फॉलो करने के बाद उसने कहा कि फिर आप जो है ना उसने कहा इस चीज़ को आप फॉलो करें। फॉलो करने के बाद आप फिर जो है ना आप इस चीज़ को जब उन्होंने कुछ रेमेडीज़ बताई कि आप इसको पढ़ें, इस तरह करें, ऐसे करें तो इंशाल्लाह ताला आपका ये जो हम भाई को सुकून मिल जाएगा और वो हो जाएगा। फिर इसी तरह हुआ, उन्होंने एक बहुत बड़ा ख़त्म रखा और उसके में जो चीज़ें बताई गई थी इस तरह किया। उसके बाद वो कहते कि वो वक़्त आज का वक़्त कभी भी हमने नहीं देखा अपने भाई के हमज़ाद को या उसकी रूह को, लेकिन ये वाक़या हुआ था। ये थी आज की स्टोरी। हमारा व्हाट्सएप नंबर चाह रहा है, ठीक है, जीमेल आईडी भी चाह रही है, इसके ऊपर भी आप स्टोरीज़ भेज सकते हैं। स्टोरी जब आप भेजते हैं तो उसके नीचे स्टोरी लाजमी लिख दिया करें। कुछ प्रॉब्लम चाह रही थी, वक्त भी नहीं था, रिकॉर्डिंग में टाइम भी लगता है, उसके बाद एडिटिंग में भी टाइम लगता है, तो टाइम ना होने की वजह से स्टोरी अपलोड नहीं हो सकी थी। इंशाल्लाह अब ये है कि साथ साथ जो है ना मैं आपको जो है ना स्टोरीज़ वगैरह इस पे भेजता रहूँगा। बहुत ज़्यादा स्टोरीज़, ये आज असल में अभी भी टाइम नहीं था, छोटी सी एक स्टोरी थी जो मैंने सिलेक्ट करके आज आपको सुनाई। ये बड़ी स्टोरीज़ बहुत ज़्यादा है, एक एक घंटे की, और बहुत बहुत इंटरेस्टिंग वाक़यात है, वो फिर मैं आपको इंशाल्लाह इस पे अपलोड करूँगा। आज के लिए इतनी सी स्टोरी, इसी के साथ मुझे